बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्रा ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। Introduction to Constitution. Edmund Law इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, फिर स्टेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि ये सारे मामला कैसे तय पाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी स्टेट के लिए क्यों ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्टेट के लिए, किसी मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है और क्या उसकी सारी सूरत हाल है, इसके बारे में आज की हमारी डिस्कशन है और इसी के ऊपर हमने सारी बहस करनी है। Constitution is the supreme law of the land, the fundamental law from which all the public authorities derive their powers, all laws their validity and all subject उसके बाद their rights। एक ऐसा बुनियादी डॉक्यूमेंट जिससे तमाम लोग जो हैं वो अपने राइट्स ड्यूटीज़ जो हैं वो गेन करते हैं। तमाम लोगों को फौरी तौर पे बता दें कि जो क्लास में होगी उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, बाकी लोग अपनी व्हाट्सएप पर अटेंडेंस लगाएं, बाकी लोग अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पर लगवाएं और जो कि जिनके पास सिग्नल का इशू है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क का वो बुनियादी कानून है जिससे तमाम सरकारी इदारे जो है वो अपने लिए पावर हासिल करते हैं, अपने इख्तियारात हासिल करते हैं। उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है, उनको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है, उनको उनकी पावर्स के बारे में बताया जाता है, उनकी वैलिडिटी और उनके सब्जेक्ट मैटर के हवाले से सारे मामला इसी बुनियादी दस्तावेज में दर्ज होते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इस जिसके अंदर ये सारे मामला दर्ज होंगे, जिसमें ये सारी मामले ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर किसी के मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर शायद वहाँ पर काम करना मुमकिन नहीं। जब इदारों को अपने पावर्स का नहीं पता कि जुडिशरी की क्या पावर्स हैं, आर्मी की क्या पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर या अगर वो दूसरे सिस्टम पे है प्रेसिडेंशियल पे तो जनाब वो प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, कांग्रेस की क्या पावर्स हैं, जो उनकी बुनियादी कानूनी इदारे हैं उनकी क्या पावर्स हैं, इनके बारे में अगर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस ही नहीं करेंगे, ये सारा मामला देखेंगे नहीं, तो इससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि भाई हम किस बुनियाद के ऊपर ये सारा मामला कर सकते हैं। तो इसमें जनाब जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये मैंने चीज़ आपके लिए हाईलाइट की है कि सारे राइट्स जो हैं वो इसी से कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलते हैं कि भाई जनाब ये सारे राइट इसकी सूरत हाल है, इसके मुताबिक हम ये सारा काम करते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, हाँ कुछ ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़ुबानी भी होता है, ओरल भी होता है, कन्वेंशन पे बेस होता है, लेकिन कुछ ममालिक में इनको तय किया जाता है, उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है और पार जो है वो सारी की सारी आप तय करते हैं, उनको लिखी हुई हालत में लाया जाता है। तमाम सिचुएशन में जनाब ये हमारे लिए एक इस बात की अलामत है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर मुल्क में है, जैसा कि हमारे मुल्क में सब जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर पहले भी मैं सुमान तारक से कह चुका हूँ कि अपना जो है ना जी वो माइक ऑफ करे और बाकी लोगों को भी बता दें।
ये दिलदार का भी शायद माइक ऑन है, इन लोगों को अपने माइक ऑफ करने होंगे। तो बात आगे बढ़ाते हैं हम कि जब इन तमाम चीज़ों की तरफ सारा मामला डिस्कस कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में तय होंगी। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या तारीफ है कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे हम देखते हैं, क्या इसका सारा मामला है, कैसे सारे मामले को हम टैकल अप करते हैं, कैसे हम देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सारी सूरत हाल है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन we mean the assemblage of laws, institutions, and customs derived from fixed principles of reason that compose of general system according to which the community has agreed to be to be governed. वो तमाम मामलात, वो तमाम कानून, उन सारे कानून के मजमूए को, उन अदारों के मजमूए को, उन रवायात के मजमूए को, जिससे बुनियादी तौर पे कुछ असूल जो है वो वज़ा हो जाते हैं ताकि जनरल सिस्टम बनाया जा सके और कम्युनिटी जो है वो इस बात पे रजामंद हो जाए कि इन बुनियादों के ऊपर उनके ऊपर हुकूमत की जा सकती है। अगर कम्युनिटी और उसके नुमाइंदे इस पे एग्री नहीं करते तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू मीनिंग, दैट इज नैरोअर मीनिंग में क्या है और कंक्रीट मीनिंग में क्या है। नैरोअर मीनिंग में, वाइडर मीनिंग में, दोनों हम ये चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। जब आप नैरोअर मीनिंग में देखते हैं तो इससे एब्स्ट्रैक्ट मुराद है, और जब इसे ब्रॉड मीनिंग में देखते हैं तो फिर ये आपका सारे का सारा वो मैं जिसमें पहले मैंने बात की है कि तयशुदा हो, ओरल या रिटर्न, दोनों सूरतों में ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। नैरोअर मीनिंग क्या है? बाय नैरोअर मीनिंग सेंस, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू ए डॉक्यूमेंट which having a legal sanctity, which set out the frameworks and principal functions of the organs of state of of government and declare the principle governing the operation of those organs. एक ऐसा बुनियादी मामला जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को हम बतौर दस्तावेज पढ़ते हैं और इसमें हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के जो सारे मामलात हैं वो सूल ज़ाब्त दर्ज होते हैं। लीगल सैंक्टिटी क्या है? सैंक्टिटी जो यहाँ का वर्ड यहाँ हम यूज़ करेंगे पावर के लिए, इख्तियार के लिए, ताकत के लिए। इट इज़ देयरफॉर इन अकॉर्डेंस with the constitutional law that all private rights have to be governed and all the public authorities administered. And if there be any conflict between constitution and sub-constitutional law or the ordinary law, the latter must yield to former, which must govern the scene in a particular case. Similarly, the administrative act can be, may be declared without lawful authority and of no legal effect if they conflict with the constitution and the fundamental rights granted by the constitution. Pakistan में, in Pakistan, Supreme Court has been established and empowered with judicial powers, administrative and legislative acts. बात का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो तमाम इख्तियारात दर्ज किए जाते हैं जिसको पब्लिकली या प्राइवेट राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाना है। अगर कोई कानून, अगर कोई का लॉ, अगर कोई फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, अगर कोई पार्ट ऑफ लॉ, अगर कोई क्लास ऑफ लॉ किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है तो बात वही होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। बाद वाले लॉ की कोई हैसियत नहीं है। उसने बताया फॉर्मल विल सुपरसीड, जो पहले बात कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है वही बात होगी, दूसरी जो बात है वो हमारे लिए काबिल कबूल ना है। वाइडर मीनिंग, वाइडर मीनिंग में हम क्या करते हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशन में या आइन में जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये इसको बयान करते हैं, ये इसकी हैसियत देखते हैं, तो इससे मुराद हमारे लिए ये है कि वाइडर मीनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, बाज़ मुल्कों में वो तहरीरी नहीं है, तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो 2, 3, 4 मामलात के लिए हमने डील किया हुआ है। जैसा कि अभी 2-3 मुल्कों की हम एग्जांपल भी लेंगे, इस एग्जांपल के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे मामलात
डिस्कस किए जाते हैं। तो जो इसके वाइडर मीनिंग है वो और हैं, जो इसके नैरोअर मीनिंग्स हैं वो और हैं। दोनों सूरतों में ये हमारे लिए एक बुनियादी दस्तावेज की हैसियत रखता है और इसी के मुताबिक इससे गाइडेंस हासिल की जा सकती है। एक बात जो मैं वर्ड कहने लगा हूँ बड़ा 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 इम्पोर्टेंट है, जो मैं बात कहूँगा बड़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगी, हो सकता है वो कोई लॉ में ना हो। मतलब मैंने कहा यार मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट ही होना चाहिए, तो हो सकता है मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट भी हो तो मैं पढ़ा तो दूंगा। अगर फर्ज किया कि मैं कहता हूँ कि यार मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट होंगे, 100 स्टूडेंट ही होंगे तो मैं क्लास लूंगा, लेकिन अगर वो 30 स्टूडेंट ही आते हैं या 40 आते हैं तो मैं क्लास तो ले लूंगा। इसमें फिर मैं ये नहीं करूंगा कि जनाब वो जो है मैं इसको बुनियाद बना के। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ी चीज़ है और उसके बाद जो है हमारे पास ये दूसरी लॉ जो है वो एक छोटी चीज़ है। कोई चीज़ लॉ में नहीं हो सकती अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसी तरह कोई चीज़ लॉ में नहीं हो सकती अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन एन मुमकिन है कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है लॉ में ना हो। अब कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, कन्वेंशन पे बेस करता है। कन्वेंशन पे दुनिया में 3 मुल्कों की एग्जांपल ली जाती है, जैसे इजराइल है, न्यूजीलैंड है, यूके है। तो यूके में अभी तक ये कानून जो है वो सिंगल डॉक्यूमेंट में भी नहीं ला सके इसे। अब जो कानून टेररिस्ट एक्टिविटीज से निपटने के लिए बना रहे हैं उसको शायद वो लिखें, लेकिन इससे पहले जितना भी लॉ है उनका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारे का सारा भाई जी जुबानी है, वो लिखा हुआ नहीं है। वो तहरीरी बिल्कुल भी मौजूद नहीं वहाँ पर, उसकी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। अगर कोई रेफरेंस देखने हों तो वो रेफरेंस सिर्फ देखे जाते हैं, कहाँ से वो रेफरेंस देखे जाते हैं हमारे, कि जनाब यहाँ से हमने कितना यूज़ किया कितना नहीं है, फ़लाँ केस में क्या सिचुएशन थी, फ़लाँ केस में क्या सिचुएशन थी, फ़लाँ मामले में क्या सूरत हाल थी, फ़लाँ मामले में क्या सूरत हाल थी। तो यहाँ पर ये नहीं हम कह सकते कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही हो तो वो वैलिड है, ज़ुबानी भी वैलिड है, उसके कन्वेंशन जो है उसी तरह इम्प्लीमेंट होते हैं और उसी तरह वो लागू हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, वाई कॉन्स्टिट्यूशन आर एनेक्टेड, क्यों बनाए जाते हैं जनाब कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों इसकी जरूरत पेश आती है। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो चूंकि इदारे बनने थे तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो, उसके बाद ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसके बाद इस बात पे जोर दिया गया कि यार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ इदारों को हम इख्तियार दें। मसलन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि वो कानून साजी में भी मुदाखलत कर सकता है, यहाँ तक कि कानूनी अमेंडमेंट में भी मुदाखलत कर सकता है। लेकिन लास्ट 2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया कि जो इसका कानून है यूके का या यूएसए का, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त नहीं। यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार किसी ताकत ने तो देना है ना, ये इख्तियार कोई ताकत तो देगी ना सुप्रीम कोर्ट को। अगर ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हम देते ही नहीं और उसके बाद जनाब हम कह लेते हैं कि भाई सारा ठीक है, ऐसे ठीक हो गया जी, ऐसे ही चलने दो, ऐसे चलने, तो ऐसे नहीं चलने देंगे। अभी रिसेंटली एक ताज़ा ताज़ा केस हुआ हमारे पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेते हैं, और ये भी चंद दिन पहले, कल कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन की 55 साल की उम्र पर रिटायरमेंट करना चाहती है। आप जो ऊपर बैठा हुआ वो शमशाद डॉक्टर जो कि सारी सरकारी मुलाजमीन का दुश्मन, उसकी 85 साल उम्र है। वो जो है पाशा, उसकी 70-71 साल उम्र है। खुद ये इमरान खान की 70 साल उम्र है। ये सारे के सारे अब 70 के बाद सारी वो गेम कर रहे हैं, और उसकी इनकी हैसियत क्या है। इस उम्र में तो बंदा रिटायर होकर पोते दोते खिलाता है, लेकिन इस उम्र में ये मुल्क चला रहे हैं, तो जाहिर है कि इनको यंग लोगों से दुश्मनी तो होगी। जो इंजीनियर है या जो डॉक्टर है उसका तो एक्सपीरियंस ही 50 साल के बाद शुरू होता है, और वो सीनियर डॉक्टर या सीनियर लॉयर या सीनियर जज समझा जाता है। जजों की उम्र 65 साल रिटायरमेंट की है, क्योंकि जज कभी रिटायर नहीं होते, उनकी एज जो है वो आखिर एक फिजिकल मामला तो हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये कि इसमें जो ये इख्तियारात कौन देगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने देने हैं।
ऐसी कोई भी सूरत हाल अगर आती है तो उसको चैलेंज किया जाएगा। द इंट्रेंचमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द लिमिटेड गवर्नमेंट विद द पावर ऑफ द कंट्रोलिंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अब जनाब ये इंट्रेंचमेंट क्या चीज़ है? इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि आपने जो आपके इख्तियार हैं, आज वो यहाँ पर टाइम डिस्प्ले नहीं हो रहा मेरे पास, वरना आमतौर पर टाइम डिस्प्ले हो जाता है कि कितना टाइम आपने लिया है। तो वो बात मैं आप कर रहा था यहाँ पर कि हमें ये चीज़ तो पहले देखनी होगी कि भाई आप जो है वो किस तरह ये इख्तियार किसी इदारे को देंगे, उसको होल्ड करेंगे, किस तरह बुनियादी हकूक जो किसी स्टेट के, जिस पुलिस वालों का जिसको दिल चाहता उठा लेते हैं, जिसको मर्जी उठाया और पकड़ के तशद्दुद करना शुरू कर दिया। क्या कोई इंसान के बुनियादी इंसानी हकूक हैं? जैसा कि आजकल पमाल हो रहे हैं कश्मीर में, 500 600 800 लड़कियों को उठा के ले जाते हैं घरों से अफगान वो कश्मीर वाले, और उसके बाद उनकी बॉडीज मिलती हैं। ये वारफेयर है। तो वहाँ पर इंसानी हकूक की बदतरीन पमाली हो रही है। ये पमाली जो हो रही है, ये आप ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ये ख़त्म नहीं होनी, इससे प्रॉब्लम आएगी। ये जितने जब आप इंसान पे जुल्म करते हैं तो रिएक्शन आता है, रिएक्शन जो होता है वो पूरे चीज़ को तोड़ के रख देता है। रिएक्शन जितना भी आप होगा, आप देख लीजिए जितने भी कुफार थे एक दूसरे का लड़ते थे, एक बच्चियों को जिंदा दर्द करते थे, हाथ पैर काट देते थे, फलां करते थे कुफार मक्का। तो फिर जो जब उनके ऊपर उसका अल्लाह ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो फिर ज़ाहिर है वो सारे उसी तरह बनु कुरैज़ा वगैरह पकड़ के कत्ल किए गए। और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि इनका अच्छी तरह कत्ल करो, अच्छी तरह इनको कत्ल करो, ताकि इनको समझ आ जाए कि भाई जनाब अल्लाह का कानून ही हावी होने के लिए है। तो इसमें जनाब हम ये बात जो कर रहे हैं इसको सारा कुछ देखा जाना चाहिए। ये बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? बलूचिस्तान में वो कहते हैं जी हमारे बंदे गायब हो रहे हैं। मामा कदीर और एक वो जो लड़की है वहाँ पर वो कह रही है हमारे एजेंसीज बंदे उठा के ले जाती हैं। ऐसा नहीं है। वो सारे बंदे अपनी मर्जी से अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं या ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। वो वहाँ जाके ट्रेनिंग करते हैं और उनमें से बहुत सारे वो जो मिसिंग पर्सन है वो फिर बाद में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मारे जाते हैं। और ये सारी वीडियो जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं, नेट में मौजूद है। तो इन मिसिंग पर्सन के लिए केस लगा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लिस्ट मांगी, मिसिंग पर्सन की लिस्ट दें। जब मिसिंग पर्सन की लिस्ट दी तो उन्होंने DGISI को भी बुलाया और उसके बाद से बाकी सारे इदारों को भी बुलाया, रेंजर को भी बुलाया, बलूच रेजिमेंट को भी बुलाया, उनके कोर कमांडर को भी, आप आए भी जवाब दें, आपने उठाया इनको। वो कहते हैं जी ये फलां फलां जगह ये इनका ने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, वहाँ इनकी बॉडीज़ पड़ी हैं। अभी रिसेंटली ताज़ा अटैक जो हुआ है वो इन्होंने बलूचियों ने, BLA ने ये किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर ये सारी सूरत हाल होगी। तो उन्होंने लिस्ट मांगी, लिस्ट ये दे नहीं सके। उनमें से कुछ अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ बैरून मुल्क भाग गए हैं, कोई कहीं भाग गया हुआ है, कोई कहीं भाग गया हुआ है। बहरहाल वो सारे के सारे दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को साथ मिलाए, कबायली सरदारों को साथ मिला के वो सारे का सारा मामला देखे कि सारा मामला कैसे चल रहा है। तो ये बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट किसके कहने पे करेगी? उसको कोई ताकत भी तो आप दें। वो जो ताकत आप उसे फराहम करते हैं वो सारी की सारी कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशन से इंट्रेंचमेंट, जिसको आप फर्म स्टैब्लिश कर देते हैं। टॉम पेन डिस्क्राइब, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। A constitution is a thing inherent to the government and a government is only the creature of the constitution. बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ अटैच होता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बच्चा देता है वो बच्चा हमारे लिए गवर्नमेंट कहलाता है। A constitution not the act of the government but of the people constituting government, and government without constitution is a powerless, is a power without right। फिर गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद नहीं करना, ज़ियाउल हक आया उसने कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया, अगला मार्शल मुशर्रफ का आया उसने कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब सस्पेंड हो जाएगा तो फिर लीगल राइट तो बंदे के खत्म हो गए। जब लीगल राइट बंदे के खत्म हो जाएंगे तो सारे प्रॉब्लम आएंगे। इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की अब ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद करे।
इसके ऊपर बेसिस इसको बेस बनाए। अच्छा जी, उसके बाद आगे आता है लीगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ ये अनरिटन हैं, जो मैंने अपनी तरफ से कमेंट्री की, लेकिन ये रिकॉर्डिंग में आ रही है। आपने जब कल नोट किया कि वो कह रहे हैं आप दो असाइनमेंट जो है वो कंसिडर की जाएंगी इसके लिए जो आपने देनी है मिड, और उसके बाद आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की बेस के ऊपर जो सारे का सारा होगा वो सारे का सारा रिकॉर्ड किया जाएगा कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये तय है, यूनिवर्सिटी ने तय किया, इस बुनियाद पर इन बच्चों के एग्जाम कंडक्ट किए जाए। अब ये पावर जो होंगी अगर तो तहरीरी है जैसा कि कल आपको मिली तो ये रिटन है, और अगर ये तहरीरी नहीं है तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड का, उसके बाद जनाब इसका इसराइल का और यूके का। अब हम इसकी तरफ आते हैं। इसराइल तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ही रद्द करता है क्योंकि उसे पता है कि मेरी ज़ायनिस्ट पावर्स है, मैंने तशद्दुद पे सारी बेस क्लेम करनी है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा तो लोग बेस बना के कहेंगे जी देखिए। In Pakistan, as per the spirit of the constitution, there have been introduced federal form of government. फेडरल क्या होता है कि जनाब सूबे में चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट का सरबराह होगा और उसके बाद जनाब वफाक में वजीर आजम होगा। यहाँ प्रेसिडेंशियल भी कुछ अर्सा रहा जिसमें सदारती निज़ाम आया था और वहाँ पर सदर यूब खान जो था वो डायरेक्ट इलेक्ट हुआ था। अच्छा भाई, इसमें क्या है, वेयर बाय एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव फील्ड्स आर डिवाइडेड into federal and provincial categories, and the constitutional limit bind both the federal and provincial organ of the state. By virtue of a written constitution, certain rights of citizens described as basic or fundamental rights are placed beyond the reach of three organs of the state. पहली चीज है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नीचे दो हुई फेडरल और सूबाई, और इसके साथ तीसरी आपने अटैच कर दी जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन जो है मिलकर, अच्छा जी, अगर आपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन करना है तो आप इनकी सारी सूरत हाल करेंगे कि इनको तय किया जाए जनाब फलां फंडामेंटल राइट जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं, आबादत का हक है, तजारत का हक है, रहाइश का हक है, डोमिसाइल का हक है, जिंदा रहने का हक है, प्रॉपर्टी बाय सेल करने का हक है, ये सारे के सारे राइट्स मैंने आपको बता दिए। ये तहरीरी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। जब भी कोई इदारा आपको टच करता है, आप अदालत में जाते हैं तो जनाब मेरा फलां राइट जो है वो डैमेज हो रहा है, तो मुझे इसकी बुनियाद के ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फंडामेंटल राइट्स में भी entrenched by the device of requiring a federal legislative procedures if they are to be amended, or if they are rendering them alterable as the federal government of Germany. कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको डिवाइस के तौर पे यह कहते हैं कि अलहदा से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के ज़रिए तय किया जाता है और उनमें तब्दीली भी वही करेंगे, और आम तौर पे उनको अनआल्टरेबल, ये नाकाबिल तब्दील समझा जाता है। जो लोग क्लास में नहीं है उनकी अटेंडेंस नहीं होगी, उन्हें बता दें, वो लोग व्हाट्सएप पे मेरे सामने अपनी अटेंडेंस शेयर करें। दी फंडामेंटल राइट्स में भी इंटरेस्ट बाय दी, जैसा कि जर्मनी में ये फंडामेंटल राइट्स अनआल्टरेबल कंसिडर किए जाते हैं। Many written constitutions seek to avoid concentration of power in the hands of any one organ of the state by adopting the principle of separation of power. आप जनाब जिस तरह ये सारा मामला इसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या चीज़ है। सेपरेशन ऑफ पावर में ये चीज़ देखते हैं कि जनाब आम तौर पे अगर एक इदारा दूसरे में मुदाखलत करेगा तो फिर तो काम नहीं चल सकता। ये मैं आपकी सहूलत के लिए इस चीज़ को यहाँ पर खुद अंडरलाइन करूँगा। ये मैंने लिया जनाब ड्राइंग, और इस चीज़ को मैंने अंडरलाइन करने लगा हूँ। ड्राइंग में पेंसिल पकड़ के ये वाली चीज़ सेपरेशन, ये मैं खुद कर सेपरेशन ऑफ पावर्स। इख्तियारात जो है वो उसकी क्या सूरत हाल होगी जी, इख्तियारात को लहदा किया जाएगा। अगर आप इख्तियारात को लहदा नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको अपने तरीके से नहीं चला सकते।
अब अगर पार्लियामेंट ने वजीर आजम के काम में मुदाखलत करी जानी है, या वजीर आजम ने जुडिशरी के काम में मुदाखलत करी जानी है, या इंतजामिया ने वजीर आजम को काम ही नहीं करने देना, जैसा कि आजकल जुडिशरी हर कम में लत अड़ा रही है, हर कम में कतर मनीला और लाहौर हाई कोर्ट लत अड़ा रहे हैं, हर कम में लत अड़ा रहे हैं, हर कम में गवर्नमेंट के लत अड़ा रहे हैं। और ये एक समझ रहे हैं कि शायद हमारी तरफ से ये कोई गुडविल जेस्चर है या लोग खुश होंगे, ऐसा नहीं है। इससे गवर्नमेंट का नहीं, जुडिशरी का तवा लगता है कि यार देखिए यार कानून दाखिल कर, इससे गवर्नमेंट का कुछ नहीं जा रहा, इससे सारी की सारी जुडिशरी की किट लग रही है। पिछले लाड़काने के दौरे पे 4 दिन पहले वजीर आजम ने वहाँ स्पीच की और कहा जनाब अतर मिल्ला साहब की अदालत ने शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है। कभी आपने देखा कि कमीशन की प्रोसीडिंग पे स्टे हुआ हो? तो अतर मिल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें समझ आ गई कि किट मेरी लगी है और उसके बाद छत्र मुझे पड़ा, तो वो फौरी तौर पे उन्होंने अगले दिन वो स्टे वेकेट कर दिया। अगर मैं ये आपको बार बार पढ़ाई के दौरान तंग कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं लोगों को टीज कर रहा हूँ, या मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं जी ये तो बड़ा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो यकीन कीजिए कि ये जो अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, इस काम को दुनिया में इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता, इस काम को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाएगा। आज लेक्चर हुआ स्मूथली मैंने अपलोड कर दिया, कल लेक्चर हुआ मैंने अपलोड कर दिया। अगर मैं लेक्चर पढ़ाए बगैर पैसे ले रहा हूँ तो फिर तो ये 1 2 दिन 10 दिन 4 दिन के बाद आप भी तंग पड़ जाएंगे, यार क्या बकवास है, ये बंदा किस करेक्टर का मालिक है कि जिसको इतनी भी सेंस नहीं है, क्लास पढ़ाए बगैर अटेंडेंस लगाई जा रहा है। आज सुबह मेरा नेट प्रॉब्लम कर गया तो मैं पहली क्लास नहीं ले सका, अब मैंने उनकी अटेंडेंस लगाई है और उसके बाद साथ से उनका लेक्चर रिकॉर्ड करा के उनको अपलोड करूंगा ताकि उनको पता चले भी आज क्लास हुई है। तो आप हमेशा ही जो है वो अच्छी चीज़ें जो है ना जी नहीं करते। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ एक टीचर जो थे उनका काम यही था, क्या है जनाब हाजिर लगाए और चले गए। 2 4 10 दिन जनाब हमने इंजॉय किए, 10 दिन के बाद मैं खुद तंग पड़ गई, यार क्या बकवास है, क्या यार सूरत क्लास नहीं होती, आखिर इस सब्जेक्ट का सेमेस्टर में एग्जाम तो देना है हमने। तो थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ तो फिर उन्होंने रेगुलर क्लास की। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि तहरीरी होती है हर चीज़ और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तहरीरी नहीं होती, तो वहाँ पर गारंटी नहीं दी जा सकती। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड माइनॉरिटीज अगेंस्ट, अभी देखिए मंदर वाला केस जो है उस पर जमात इस्लामी ने जनाब एक MNA है उसके स्वाद से पता नहीं चित्राल से उसने एक वहाँ पर पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसको ना जी मंदिर को तमीर को रोकें। तो क्या मंदिर की तमीर को रोका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप लोग जज्बाती होकर कहते हैं मंदिर की तमीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और मैंने पढ़ाया भी आपको, वहाँ माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्ट हैं, माइनॉरिटी को भी तो आपने प्रोटेक्शन देनी है। जैसे आप वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, आप बात को समझते हैं, आप फौरी तौर पे अपने मजहबी जज्बात एक तरफ रखते हुए कहते हैं कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या हुआ था, असाई आया आपसे मिलने के लिए तो आपने उनको मस्जिद नबी में ठहराया, मस्जिद नबी में ठहराने के बाद उन्होंने क्या किया, कहा जी हमारी इबादत का टाइम है, अपने मस्जिद नबी में एक तरफ इबादत करने की इजाज़त दी। उसके बाद सारा मामला ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से है। क्या चर्च वगैरह गिराए सहाबा कराम ने? नहीं, इस तरह के इसके ऊपर वो जनाब सख्त चीज़ें पाबंदी है हज्जतुल वदा के खुतबे पे। क्या चर्च बनना चाहिए, क्या ये मंदिर बनना चाहिए? जी मंदिर अपनी आबादी जहाँ पर है वो बना लेंगे, कोई इतराज़ नहीं, पाकिस्तान के शहरी हैं। उसके बाद मंदिर की तमीर के लिए ज़मीन गवर्नमेंट दे, जी मियाँ नवाज शरीफ को देनी चाहिए थी, उन्होंने दी। क्या मंदिर की तमीर से इस्लाम खतरे में पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्या मंदिर की तमीर के साथ ही जनाब ये हमारे सारी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी? हम नहीं। आप वहाँ 50,000 मसाजिद हैं इस्लामाबाद में, हर मस्जिद में आप नमाज पढ़ें, अपनी नमाजें पक्की कर लें। आपने क्यों मंदिर में जाना है? लेकिन जो बंदा मंदिर में नहीं जा मस्जिद में नहीं जा सकता, गैर मुस्लिम है, हमारे कुरान पाक में है कि जी उसको आप इस्लाम में करीब भी मत आने दें अपनी मस्जिद इबादतगाह के, तो अपनी इबादत में जाए, वहाँ जाके इबादत करें। यहाँ हमारे पास पर तो नहीं वो आ सकता। चर्च वाले अपने चर्च में जाएं, गिरजे वाले अपने गिरजे में जाएं, जो हैं ये गुरुद्वारे वाले अपने गुरुद्वारे में जाएं। यहाँ नहीं हो सकता। क्या गवर्नमेंट उसके लिए पैसे दे? नहीं।
अपने पैसों से बनाते बना लें। क्या उन्हें उनकी जगह पे कब्जा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखिए, कल हम यहाँ पर मंदिर बनने की मुखालफत कर रहे हैं, और कल जो है जनाब वो आया सूफिया, एक पुराना चर्च था, 1928 में उस पर कब्जा हुआ था। 1928 के बाद कल उस पर पहली मरतबा तुर्कों ने अजान दी है। अब उसमें सही सारे जनाब वो उठ के आ गए कि देखिए जी ये तो कब्जा करके उसको उसमें कन्वर्ट किया गया आया सूफिया को इसमें मस्जिद में। तो कुरान ये कहता है कि जो जंग के नतीजे में आप चीज़ कब्जे में लेते हैं उसके ऊपर आपके ऊपर ये रूल्स नहीं होते। तो खलीफा मोहम्मद तुगलक जो था उसने जंग के जरिए ये विन की थी। तो इसके बाद यहाँ पर अजान हुई है, यहाँ पर एक 1928 के बाद 2020 में, तो तकरीबन 92-93 साल के बाद। तो क्या अगर हम ये बगैर जंग के जीते तो उसके अंदर हमने उसे मस्जिद में बनाना था? इस्लाम इससे रोकता है, इससे इस काम से रोकता है। आपने जज्बाती नहीं होना मौलवी के हाथ, आपने ये देखना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर जाके इंग्लैंड में कहते हैं हम अकलियत में मस्जिद बनाने की इजाजत दी जाए, वो देखते हैं कि आपके मस्जिद के इर्द गिर्द कितने नमाजी हैं, हमने कहते हैं 500 मुसलमान रहता, तो वो मस्जिद बनाने की इजाजत गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ पर चर्च में तो बात नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने देखनी है इसमें। तो क्या मंदिर बनने की इजाज़त गवर्नमेंट ने देनी चाहिए थी? जी देनी चाहिए थी। क्या गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए थे? नहीं। इमरान खान ने पैसे, मेरे टैक्सों का पैसा है, मुझसे पूछे। तो अब इसमें क्या सूरत हाल है, इसमें बहस नहीं है। जो हिंदू सिंध में रहते हैं उनके मंदिर हैं, जो मंदिर में पंजाबी लिस्ट में आप सामने जैन मंदिर है, असली अर्थ में बहाल हुआ हुआ। ये फैसलाबाद में आप आ जाए, ये लंडा मार्केट जो है आपके जहाँ था ना, ये जंग बाजार है, इसके अपोजिट साइड पे देखे सामने मंदिर है। प्रोटेक्शन हासिल है, कोई बंदा किसी की इबादत में मुदाखलत पाकिस्तान के कानून में नहीं कर सकता। हम नहीं किसी को इजाजत दे सकते। कोई भी बंदे की इजाजत जरूरत नहीं है। मस्जिद के करीब है, मंदिर के करीब है, चर्च के करीब है, हमारे लिए ये सारा कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है। माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट होंगे तो लॉ का तहरीरी तौर पे होना जो है वो जरूरी है। आगे जनाब इसकी सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है, आगे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पाकिस्तान में क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 की जिसे हम कहते हैं करार दादे मकासद, उसमें ये बात तय की गई थी कि यहाँ पर अकलीतों की इजाज़त होगी। पहला आइन 1935 का है हमारा, दूसरा 1956 का है। ये गौर से देखिए 1956। फिर उसके बाद 1962 का है, फिर उसके बाद 1972 का पूरी आइन जब वो लदा हुआ, फिर उसके बाद 1973 का आइन, ये मैं कर रहा हूँ, कोई बंदा और नहीं मार्क कर रहा। तो 1949 वाला, तो अब तक ये आइन हमारे सामने है। क्या इनके ऊपर ये सारा काम करने की इजाज़त है? जी इस पे 4 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, 56 का, 62 का, 72 का, 73 का। 73 वाला अल्हम्दुलिल्लाह राइज है। इसमें सारी मजहबी अकलीती जमातों को जो है वो सारी की सारी एक्सेप्ट करने की इजाज़त है, और इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है इसको। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए काबिल कबूल है। इस पे सारी पार्टियों के दस्तखत हैं, सारी पार्टियों ने इस पे दस्तखत किए हुए हैं। कोई पार्टी इससे जो है वो इनहराफ नहीं कर सकती। भुट्टो ने बनाया, और वली खान को और मौलाना मुफ्ती महमूद जी, ये फजल रहमान तो शरारती आदमी है, इसका वालिद था मुफ्ती महमूद, बहुत पढ़ा लिखा आदमी और जय्यद आलम दीन था। मुफ्ती महमूद को उन्होंने खड़ा किया कि जनाब ये आप यहाँ खड़े होकर मुसलमानों के हकूक और अकलीतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद लेक्चर आप देखेंगे कि जनाब वली खान के वालिद बादशाह खान के पास लेकर गया मुफ्ती महमूद कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पढ़ लें, ये इस्लामी दफात है। दोनों आपस में एक दूसरे की मुखालफ पार्टियां पेशावर में, खैबर के पीछे में। तो जब मुफ्ती महमूद साहब चल के गए तो वली खान के वालिद ने और वली खान ने इतना एहतराम किया, उन्होंने कहा मौलाना आप आए हैं, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई गैर इस्लामी बात होगी, सिर्फ ये बताइए कि दस्तखत कहाँ करने। इतना यानी असेंबली में इसके ऊपर डिबेट हो चुकी थी। भुट्टो मरहूम को इसका क्रेडिट जाता है, शहीद भुट्टो को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए।
मुफ्ती महमूद के दर्जात बुलंद फरमाए। ये सारे लोग जो थे इनमें से कोई गद्दार नहीं था, जो मर्जी हम कहते रहे, लेकिन ये सारे मुहिब्बे वतन हैं। हमारी जितनी सियासी पार्टियां सारी मुहिब्बे वतन हैं मेरे भाइयों, ये कोई गद्दार पार्टियां नहीं है। ये नहीं आप कह सकते कि ये गद्दार हैं कि नहीं जी, ये जनाब इस तरह की कोई सूरत नहीं। ये सारे के सारे ये मैं कर रहा हूँ ताकि इसको रिमूव कर दूँ, और उसके बाद ये गद्दार नहीं है। ये सारी की सारी पार्टियां हमारे लिए काबिल एहतराम है, इनका रूल है। बिलावल अभी वो छोटा बच्चा, उसको सेंस नहीं है, वो इसलिए कभी कह देता फलाना गद्दार है। गद्दार नहीं है कोई भी। ये नवाज शरीफ भी मुहब्बत वतन है, ये शहबाज शरीफ भी मुहब्बत वतन है। लोगों ने गवर्नमेंट या की हुई है, इसलिए आप उनके खिलाफ इस तरह की हम जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना करने की इजाज़त देते हैं। हमारे लिए हर बंदा काबिल एहतराम है, तो इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। तो अब जनाब ये क्वान्टिटेटिव फीचर्स के साथ जिसमें सवरेनिटी, ये बात मैं बताने लगा हूँ कि हाकमियत आला अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास। इंसान उसका ज़मीन पे नायब है। इसके अंदर 184 आर्टिकल के तहत और 199 आर्टिकल के तहत ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की गई है। और अगर कोई ये इस पे ऊपर कोई काम खराब होता है तो ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, अदालत इसका नोटिस लेगी, जिसके ऊपर आप अदालती फैसला दे सकते हैं। कॉग्नाइजेबल कहते हैं जिसके ऊपर केस चल सकता है, जिसके ऊपर अदालत फैसला दे सकती है, ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा। और अगर इसमें ये वाली सूरत हाल हो तो आप सदर के खिलाफ भी इम्पीचमेंट कर सकते हैं। हाईएस्ट अदारा सदर है, सदर को भी आप उसके दफ्तर से निकाल बाहर फेंक सकते हैं, इम्पीचमेंट के जरिए उससे वहां से निकाल दिया जाएगा। तो ये नहीं आप कह सकते कि जनाब ये इस तरह की सूरत हाल है, इसको आप सारे का सारा मामला साथ अपने पास रखते हैं। तो इस सारी चीज़ों में ये सारा मामला देखा जाना जरूरी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर अनरिटन होता तो ये बातें फिर तय कहाँ होती। अगर ये अनरिटन होता, मैं कहता हूँ यार मेरी ये गला ना लिखो, मैंने कहा कि आज यार सब बच्चों को 20-20 नंबर दूंगा, लेकिन तहरीरी तौर पे कहीं लिखा हो, तो हवाई बात की क्या हैसियत है। आधे केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस बात में कि मिनिस्टर ने जुबानी ऑर्डर दिया था जी, तो कोर्ट कहती है रिटर्न ऑर्डर लाएं। शहबाज शरीफ जुबानी कहते थे यार ये करके लेकर आओ, नवाज शरीफ कहता था जुबानी करके ले, ब्यूरोक्रेट डरते थे वो करके ले आते थे। तो जब वो करके ले आते थे तो फिर उसके बाद जुबानी अमल दरामद पे वो ब्यूरोक्रेट्स आजकल फंसी में सारे के सारे। तो गवर्नमेंट ने ये चीज देखनी है कि तहरीरी मामला कहाँ है, इन दोनों में लाइन लगानी जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, इन दोनों मैटर को अलग अलग डिस्कस किया जाना जरूरी है। अगर आप दोनों को एक ही चीज पर रख देंगे कि जनाब इंतजामी कानून भी यही है और उसके बाद आपका जो जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी यही है, तो नहीं नहीं ये एक ही चीज है सारी, इस तरह सिटीजन के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो सकते मेरे भाई। अगर आपको सिटीजन के राइट प्रोटेक्ट करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो है उसको तहरीरी हालत में लाएं, वरना तो इंतजामी हावी हो जाएगी। पुलिस इंतजामिया ने इस्तेमाल करनी है, पुलिस पुलिस ने इस्तेमाल करनी है। अलीट अलीट जो है दंगे फसादों में यूज़ करते हैं। अलीट पुलिस को आमतौर पर शहरों में इस्तेमाल नहीं करते, जब दंगे फसाद होते हैं तो इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फिर कोई चीज़ नहीं देखते। आपने फैसलाबाद के करीब जौलों का अड्डा है, यहाँ पर स्ट्राइक इन्होंने की है मोहम्मद नास में, और उसके बाद जनाब बिजली नहीं आ रही थी तो मियाँ शहबाज शरीफ ने आईजी पंजाब को कहा, उन्होंने एलीट भेज दी। एलीट घरों के दरवाजे तोड़ के, कच्चे दरवाजे, और उसके बाद जनाब वो बाले मार मार उन्होंने गेट तोड़ दिए, अंदर घुस के औरतों को भी मारा, बच्चों को भी मारा। अलीट जो है वो आप फोर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, वो राइट एंटी रेड्स यानी हंगामों के लिए होती है, उसको आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जिम्मेदार नहीं होगी। और उसके बाद एलीट आपने यूज़ करके मॉडल टाउन में देखी है कि एलीट ने सामने लोगों के मुंह पे गोलियां मारी हैं, हमला औरतों के मुंह पे गोलियां मारी हैं एलीट ने। कौन जिम्मेदार था? उसका साबिक वजीर कानून और साबिक वजीर आला जिम्मेदार था, आईजी पुलिस जिम्मेदार था, जिसने लीड यूज की। आम पुलिस यूज कीजिए जिसके बाद डंडे हों, गोलियां ना हो। अगर डंडे होंगे तो वो चलो ज्यादा लाठीचार्ज कर देगी, तो लाठीचार्ज करने में फिर आप यही काम करेंगे। अब जो है वो सारा जब लाठीचार्ज ही होगा तो उसमें इतना नुकसान नहीं हो सकता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को कंट्रोल में रखने के लिए आपको ट्रिब्यूनल्स बनाने होंगे, उनके ऊपर ये सारा मामला देखना होगा
अगर कोई मामला हद से गुजरता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के टॉर्चरस लॉज बनाती है तो इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहाँ टेररिस्ट कोर्ट्स हैं यहाँ पर, जहाँ आपने वो दूसरी कोर्ट्स बनाई हुई हैं जिसको हम एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स कहते हैं, या जहाँ पर वो टेररिज्म के वाले मामला थे, वहाँ पर आप ले आए। अब देखिए जज के सामने एक वाली जुर्म किया हुआ है उसने, जो अजहर बलोच ने, जज मौजूद था, उसके सामने उसने कहा हाँ, मैं अपनी मर्जी से बयान दे रहा हूँ, अपनी मर्जी। कल वो मुकर गया तो जज ने उससे पहली बात कही है, यार मुझे एक बात बताओ, जज साहब ने उससे पूछा क्या तुम अदालत से भी इनकार कर रहे हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पर पहली चीज क्लियर करनी होगी, अदालतों ने जो कानून बनाए हुए हैं, मैटर रिलेटिंग टू एक्विजिशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी व्हिच डीम्ड टू बी एनिमल प्रॉपर्टी अंडर लॉ, ये चीजें फिर आपने सारी की सारी यहाँ डिस्कस करनी है। तो इसको यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अटेंडेंस भेजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और उसके बाद सारे चीज़ें हमें देखनी है, इसके ऊपर अमल दरामद करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के इसको देखना है, इसका तहरीरी होना कितना ज़रूरी है। अगर ये तहरीरी नहीं होगा, मसाइल खड़े होंगे, अगर मसाइल खड़े होते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।